आज हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम जानें, जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 4 है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। तो 4 प्रिंसिपल्स के अलावे F.W. टेलर ने कुछ टेक्निक्स का भी इजाद किया, और जो पहला टेक्निक है यह है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? कहता है इन द फैक्ट्री सिस्टम the foreman represents the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis। ये जो foreman है, यानी कि इसको सुपरवाइजर्स भी कहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये वर्कर्स के बीच से एक डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो foreman represents the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis। In the first chapter of the book, you have seen that the foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker। जो फोरमैन है, जो सुपरवाइजर होता है, ये लोवेस्ट यानी कि लोअर लेवल मैनेजर होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, और वर्कर्स के बीच में सबसे टॉप में आता है, मतलब जो काम करने वाला है। तो देखिए, एक क्लू पॉइंट हो सकता है, लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, जो फॉरमैन होता है, जो सुपरवाइजर होता है, ही इज द पिवोट, केंद्र बिंदु होता है, अराउंड whom revolves the entire प्रोडक्शन, जिसके चारों ओर पूरा का पूरा प्रोडक्शन, साथ में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल चक्कर काटता है। फिर उन्होंने कहा, इन फैक्ट he identified a list of qualities of a good foreman or supervisor and found that no single person could fit them all। उन्होंने कहा कि एक फोरमैन होता है, जो सुपरवाइजर होता है, उसमें एक लिस्ट ऑफ क्वालिटीज को उन्होंने संग्रह किया, और उन्होंने देखा कि कोई एक सिंगल आदमी सारे काम को नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने इस चीज को 8 लोगों के बीच बांट दिया, 8 फॉरमैन के बीच। दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फॉरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन्स, और इसलिए उन्होंने 8 अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट रखा। वो क्या कहते हैं आगे? टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस। टेलर ने देखा कि एक आदमी सारा काम को नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के तौर पे बांट दिया इसको। कैसे? लेट अस गो टू इट्स डायग्राम फर्स्ट। इसका डायग्राम को हम देखें। देखिए, डायग्राम है, आप इसका जब नोट बनाएं तो डायग्राम को जरूर करें। ये देखिए, फैक्ट्री मैनेजर है, ये अकेला एक काम को नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज में बांट दिया। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 फॉरमैन है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। फिर प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। सभी का अलग अलग काम है, और फिर ये वर्कमैन से यहाँ पर जुड़ता है। तो ये डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, इसी चीज को वहां पर डिस्कस किया गया है। तो
ये क्या कहते हैं? टेलर advocated separation of planning and execution function, that is the production function. This concept was extended to the lowest level of shop floor. It was known as functional foremanship. Under the factory manager there was a planning in charge, जैसे हमने देखा, and a production in charge. फिर ये क्या कहते हैं कि जो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 फोरमैन है. अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल, namely इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, देखिए, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन वर्क. और ये चारों का अलग अलग फंक्शन दिया है. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बार आया, आप इसको याद रखें इसका क्या काम है. तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है. देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. जब आप नोट बनाए तो कम से कम एक एक फंक्शन इसका लिख देंगे क्या काम है. देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का जो काम है ये है, दिस 4 पर्सनल वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स. ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स किसका काम है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. रूट क्लर्क का क्या काम है? स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है? प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट सेट. एंड डिसिप्लिनरियन का क्या काम है? एंश्योर डिसिप्लिन. 4 का अलग अलग फंक्शन है. अगर आपको याद नहीं रहे तो आप याद रखिएगा शॉर्टकट IRTD. तो ये इसका प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आता है, IRTD. अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 पर्सनल होंगे. वुड वर्क, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. अगर ये याद नहीं रहे तो आप याद रखिएगा SGRI. वो है IRTD. IR से शुरू हुआ है, RI खत्म हो रहा है. IRTD SGRI. अब इस चारों का भी अलग अलग फंक्शन है. क्या है? स्पीड बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब. स्पीड बॉस का काम है टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. गैंग बॉस, गैंग लीडर होता है ना, गैंग बॉस का क्या काम है? कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स. मशीन एंड टूल्स को रेडी रखना है. रिपेयर बॉस, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसका क्या काम है? एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. मशीन्स एंड टूल्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखना है रिपेयर करके. एंड जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का क्या काम है? ये इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का क्या काम है? चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क. चारों का अलग अलग फंक्शन है, याद रखिए चारों का अलग अलग फंक्शन है. तो हमने जैसे देखा फंक्शनल फॉरमैनशिप में प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 है और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 है. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लू पॉइंट दिया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शनल फॉरमैनशिप is an extension of principle of division of work and specialization to the shop floor. आप याद रखिए कि जी जनरल मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क जो पहला प्रिंसिपल था उसमें भी डिवीजन ऑफ वर्क था ना. यहाँ फंक्शनल फॉरमैनशिप में भी डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है. इसका मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन है. क्वेश्चन कई बार आता है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड to the division of work as a principle of general management. या कई बार देता है which principle of general management is correlated with the functional foremanship. तो functional foremanship में भी डिवीजन होता है, उसमें भी डिवीजन होता है, इसलिए दोनों में आपस में कोरिलेशन है.
फंक्शनल फोरमैनशिप एक एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का, वो प्रिंसिपल है, हालांकि ये टेक्निक है। कई जगह हमने देखा, जैसे हमने इसके पहले प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखा कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकाउंटेंसी में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइक दिस। तो इस डायग्राम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जब आप इसका नोट बनाएं तो इस डायग्राम को जरूर बनाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे भी हमको इसमें डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा आ जाता है जो क्लू एक बताता है। कहता है 4 men शुड हैव इंटेलिजेंस, एडुकेशन, वो जो लिस्ट ऑफ क्वालिटीज जो उन्होंने तैयार किया था टेलर ने, तो कहता है 4 men शुड हैव इंटेलिजेंस, एडुकेशन, टैक्ट, उसके बाद ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी कहते हैं स्किल, निपुणता को, एनर्जी, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ। सिंस ऑल these क्वालिटीज कुड नॉट फाउंड इन ए सिंगल पर्सन, सो ही प्रपोज्ड इट स्पेशलिस्ट। क्योंकि एक आदमी में सारा काम, पहले भी हम लोग डिस्कस चुके हैं, सारा काम, सारा क्वालिटीज नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट को रखा। Each specialist is to be assigned work according to her or his qualities. For example, ये देखिए, कहता है those with technical mastery, intelligence and grit may be given planning work. जिसको टेक्निकल मास्टरी है, इंटेलिजेंस है, ग्रिट है, उसको क्या देना चाहिए? प्लानिंग वर्क। एंड दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ may be assigned एग्जीक्यूशन वर्क, यानी कि प्रोडक्शन। प्लानिंग इंचार्ज में उन लोगों को देना चाहिए जिसका इंटेलिजेंस है, ग्रिट है, टेक्निकल मास्टरी है, और जिसको एनर्जी एंड गुड हेल्थ है उसको क्या देना चाहिए? प्रोडक्शन इंचार्ज में, एग्जीक्यूशन वर्क में। तो इस तरह से हमने फंक्शनल फोरमैनशिप, जो इसके टेक्निक्स है, इसमें सबसे बड़ाई में आता है, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन। जो दूसरा इसका टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? टेलर was an ardent supporter of standardization. According to him, scientific methods should be used to analyze methods of production prevalent under the rule of thumb. The best practice can be kept and further redefined to develop a standard which should be followed throughout the organization. अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड की बात आती है, स्टैंडर्ड है क्या? हम लोग आगे स्टैंडर्डाइजेशन का डेफिनेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड बेंचमार्क को कहते हैं हर एक चीज़ का, जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं या रिजल्ट से लेकर के करते हैं कि भाई किसी को 33% आया, स्टैंडर्ड है तो पास हो गया। किसी को 90% से ज़्यादा आया तो दिस CGPA आया या दैट CGPA आया, हम लोग ऐसे बात करते हैं। 10 CGPA आया, तो उस तरह से चीज़ें होती है, वही स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन के लिहाज से क्या स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का जो डेफिनेशन दिया है यहाँ पर, हम सीधे इसमें आते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of setting standards for every business activity. ये आपके लिए जरूरी है। It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods और working conditions। और ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क होता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जो होता है ना, ये होता है the objectives of standardization are reduce
a given line or product to fixed type, sizes and characteristics. हम लोग कपड़े खरीदते हैं, रेडीमेड शूज खरीदते हैं, तो जब कपड़े खरीदते हैं तो क्या होता है, 22 इंच, 24 इंच, 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच, ऐसा होता है क्या? 22.25, 22.35 ऐसे होता है? नहीं होता है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है, एक फिक्स्ड ये को डिवाइज करना जो कि पॉसिबल है, और उससे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड का कोई चीज होता है तो टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक, एक फिक्स टाइप में, साइज में लाया जाता है। इससे क्या होता है, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। अगर साइकिल का पहिया, उसका चेन या और कोई पार्ट या मोटरसाइकिल का अगर एक स्टैंडर्ड का नहीं होगा, अलग अलग साइज का होगा, तो हम उसका पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, उसको इंटरचेंज करने में सुविधा होता है। टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स, हम एक्सेलेंस को शो करने के लिए, क्वालिटी को शो करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि 90% से ऊपर या 95 तो इस स्टैंडर्ड का आता है, तो वहां पे क्वालिटी को शो करने के लिए, क्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए ऐसा किया जाता है। टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड मैन एंड मशीन्स। तो जो स्टैंडर्ड है, हमने देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस varieties and sizes and dimensions। जहां कहता है कि while standardizations implies devising new varieties instead of existing one। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम नए नए स्टैंडर्ड की खोज करते हैं, कितना ज़्यादा हो। जैसे हमने बताया कि कपड़े का लेते हैं तो 22 इंच, 24 इंच, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब 22 इंच, आप 23 भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर सिंप्लीफिकेशन कहता है कि हम अननेसेसरी साइजेस नहीं कर सकते, अननेसेसरी स्टैंडर्ड हम डिवाइज नहीं कर सकते। तो सिंप्लीफिकेशन उसको एलिमिनेट करता है, यानी कि 22.25 या 22.50 या 23 नहीं करना है, उसको एलिमिनेट करना, ये कहता है सिंप्लीफिकेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड को डिवाइज करना कहता है, और सिंप्लीफिकेशन उसको खत्म करना कहता है। सो सिंप्लीफिकेशन aims at eliminating unnecessary diversity of products। ये unnecessary diversity को खत्म करता है, और स्टैंडर्डाइजेशन डिवाइज करता है, खोज करता है। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट, लेबर एंड मशीन एंड टूल्स। तो हमें सिर्फ देखना है स्टैंडर्डाइजेशन का क्या डेफिनेशन है और सिंप्लीफिकेशन का क्या डेफिनेशन है। फिर हम लोग आते हैं, एक यहां पर मेथड स्टडी दिया है। दरअसल रेफरेंस बुक में देखेंगे, इसको दे दिया वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 चीजें हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। तो हम लोग देखें मेथड स्टडी क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। कोई काम को करने के लिए एक सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होगा, ये पता करना, ये मेथड स्टडी होता है। हमें पता है कि देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब। टू डिटरमिन द बेस्ट वे और मेथड देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। कौन सा बेस्ट होगा उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। तो मेथड स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है क्या करना, बेस्ट मेथड को चुनना। देखिए यहाँ पे लिखा है, टेलर डिवाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। यहाँ पे असेंबली लाइन और ये जितने भी
मोटर व्हीकल या बाइक कार कंपनियां हैं इसको फॉलो करती है। देखिए फोर्ड मोटर, मैं इसलिए इसको जिक्र कर दे रहा हूँ, फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कंसेप्ट सक्सेसफुली। फोर्ड मोटर ने इसको सक्सेसफुली इस्तेमाल किया। इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट। तो असेंबली लाइन जो वहाँ पर दिया है, मैंने जिक्र कर दिया कि कभी कोई अगर क्लू पॉइंट आ जाए तो आप उसको समझ सकें, कहीं पर जिक्र किया है तो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। ये जो असेंबली लाइन का है इसलिए इसका इस्तेमाल करता है। तो हम लोग आते हैं दूसरा, मोशन स्टडी। ये जो मोशन स्टडी है इसका क्या काम है? हमने देखा मेथड स्टडी, अब है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ movements like lifting, putting objects, sitting and changing the position etc. which are undertaken while doing a typical job. जब हम कोई काम को करते हैं तो हमारी मूवमेंट कैसा होता है, कोई चीज़ को कैसे उठाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पोजीशन को चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आता है। और इसमें क्या खोजा जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड सो दैट it takes less time to complete the job efficiently. इसमें अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट किया जाता है। मोशन स्टडी में अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पे लिखा है टेलर यूज्ड स्टॉप वॉचेज, वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोशंस। यहाँ तक कि मूवी कैमराज या स्लो मोशन कैमराज का भी इस्तेमाल होता है मोशन स्टडीज में। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम स्टडी। ये टाइम स्टडी क्या होता है? इट डिटरमिन्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। कोई काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, इतना में हमको कंप्लीट करना है, यही टाइम स्टडी का मतलब होता है। फिर हम लोग आते हैं, जो नेक्स्ट है वो है फैटिग स्टडी। तो फैटिग स्टडी क्या है? तो ये जो हमने मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी है, वह ये वर्क स्टडीज के ही अंदर आता है। तो जैसा दिया है आप इसमें अलग अलग भी लिख सकते हैं। ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ सी और ही डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। अगर कोई एक आदमी काम करता रहेगा, काम करेगा, तो वो थकावट फिजिकली एंड मेंटली जरूर महसूस करेगा। दिस इज क्वाइट नेचुरल बिकॉज मैन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद मशीन्स। रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प टू रीगेन द स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। और जो बीच में रेस्ट लिया जाए, तो क्यों रेस्ट लेता है? स्कूल में रिसेस क्यों होता है? ताकि लोग दोबारा उसी एनर्जी से, उसी स्टेमिना से वर्क कर सके। लेकिन अब बात है, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फैटिग स्टडी 6, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फैटिग स्टडी 6 टू डिटरमिन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग ए टास्क। कितना रेस्ट इंटरवल दिया जाए। जैसे हम स्कूल की ही बात करें तो क्लास में क्या हर पीरियड के बाद एक रिसेस हो जाए? तो क्या आइडियल हो सकता है? कोई काम करेगा तो जैसे कोई 8 घंटा काम करता है तो 1 या 2 घंटा बीच में रेस्ट इंटरवल देता है। तो वो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल को इसमें तय किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो वेज पेमेंट का तरीका दो है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोड्यूस्ड क्या होता है? इसमें गुड्स का तो क्वालिटी अच्छी होती है प्रोडक्शन, लेकिन कोई सिर्फ क्या करता है, समय बिता दे सकता है। दिन भर में एक ही यूनिट प्रोड्यूस किया,
लेकिन उसको क्या होता है, पेमेंट आपको फुल देने होते हैं पूरे दिन का वेजेस। इसलिए उन्होंने एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम लाया। ही वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, दोनों के बीच में फर्क पैदा करने के लिए। अब वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। मैं इसको सीधे तौर पे जो है एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे कोई एक वर्कर है एक्स और दूसरा है वाई। अब अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपया मिलेगा और एक्स ने 50 यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसको कितना मिला, 500। और वाई ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसको कितना मिलेगा, 1000। तो लोग इसमें एक तो बिना सुपरविजन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और वाई को कितना ज़्यादा मिला, 500 ज़्यादा मिला। तो दिस 500 इज इनफ टू रिवॉर्ड एन एफिशिएंट पर्सन। एक एफिशिएंट पर्सन को रिवॉर्ड करने के लिए, तो ये फर्क लाता है एफिशिएंट पर्सन और इनएफिशिएंट पर्सन। तो इस तरह से डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होता है, जो वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। और एक लास्ट में एक टेक्निक है जिसको कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन, ये मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, ये मेंटल रिवोल्यूशन है मानसिक क्रांति जिसको कहते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन इन्वॉल्व्स ए चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन। जो मेंटल रिवोल्यूशन है ये लोगों में एक मानसिक क्रांति लाता है, उसके एटीट्यूड में चेंज करता है, वर्कर्स के और मैनेजमेंट के। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। दे कम फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, वो कंपटीशन की जगह में कोऑपरेशन को अपनाते हैं। बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर, बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और दोनों को अमाउंट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट को बढ़ाने की जरूरत है। दिस शुड एलिमिनेट द नीड फॉर एनी एजिटेशन, और ये किसी भी आंदोलन को खत्म करेगा, किसी भी क्लैश को खत्म करेगा। मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स, मैनेजमेंट को एक पार्ट ऑफ सरप्लस देना चाहिए, किसको, वर्कर्स को। एंड वर्कर्स शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर माइट, अपनी ताकत लगानी चाहिए, सो दैट द कंपनी makes profits. This attitude will be good for both of them and also for the company in the long run. Only workers' well-being will ensure prosperity of the business. कहता है दोनों के लिए अच्छा होगा, और इन द लॉन्ग रन में वर्कर्स का वेल-बीइंग ही बिजनेस का वेल-बीइंग या प्रॉस्पेरिटी को शो करेगा। तो इस तरह से हमने देखा जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में देखिएगा कि जिक्र किया है इस तरह से, तो वहाँ पर आपको देखना है। तो जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें हमने क्या क्या देखा, पहला था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, फिर है वर्क स्टडीज़ के ही अंदर आता है मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। आप वहाँ पे रेफरेंस बुक में थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप चारों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड फाइनली मेंटल रिवोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एनसीईआरटी बुक में जो भी और कुछ छूट गया आप इसको पढ़ेंगे। This will help you to answer case studies and 1 marks question as well.